चलिए इसके आगे वाले प्रश्न को एक हम देखें तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं अब 21 पर। कह रहा है कि निम्नलिखित विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। 3 दे रखा है, डोनी पोलो विमानपत्तन है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है और विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। कह रहा है कि उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में हुआ। तो जाहिर है कि नवीन ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में जो है डोनी पोलो का हुआ और दूसरा कुशीनगर का हुआ, यानी पहला और दूसरा का हुआ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो डोनी पोलो विमानपत्तन है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्थित है। और कुशीनगर ये तो आपका यूपी का है, आपको पता ही होगा, तो ये यूपी में स्थित है। और दोनों का प्रयोग जो है, सॉरी, दोनों परियोजना जो है वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कैसे प्रोजेक्ट को कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है ग्रीन ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर है इसका संबंध इन्वायरमेंट से जुड़ेगा। जो इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटल कंसर्न को ध्यान में रखकर जो प्रोजेक्ट किया जाता है, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उसे हम ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। यानी कि वहाँ से कार्बन इमिशन होने की जो है मात्रा जो है वो तो बिल्कुल या तो बिल्कुल ही ना हो, जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा हो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रहा हो, जो भी कुछ काम वहाँ हो रहा हो जिससे कार्बन इमिशन जो है ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बिल्कुल ना हो, ये बहुत कम मात्रा में हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में रखते हैं। तो इसका जो है पूरा ध्यान रखा जाता है। इसी के अंतर्गत ये डोनी पोलो और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक गैस है, सही बात है, जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती जाती है और ध्रुवों पर इसका परसेंटेज जो है वो अधिकतम होता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि जलवाष्प जो है एक गैस है और इसकी मात्रा ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी वो घटता चला जाएगा, एक ऊंचाई तक ही मिलेगी, उसके ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन ध्रुवों पर इसका परसेंट जो है वो बढ़ता जाता है, ये गलत है। सबसे ज़्यादा इसका परसेंट जो है इक्वेटर पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक बारिश सही होती है, सर्वाधिक ह्यूमिडिटी जो है यही होती है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है यही होता है। तो ध्रुव पर न होकर इक्वेटर पर जो है इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल एक सही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित विवरण पर विचार करना है। कह रहा है कि तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। ठीक है, वर्ष भर वर्षण होता है और वर्षण में भिन्नता 50 से 250 सेंटीमीटर के रेंज में होती है। किस प्रकार की जलवायु है, तो ये जो है आपका पश्चिम तटीय जलवायु होता है, जो समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु होता है, कुछ ऐसा ही होता है। ये तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा, यानी कि रोज़ जो टेम्परेचर होता है और जो एनुअल जो होता है, एक साल का जो एवरेज टेम्परेचर होता है, दोनों के बीच में जो रेंज होता है वो ज़्यादा डिफर नहीं करता, ज़्यादा अंतर नहीं आता, बहुत कम ही अंतर पैदा होता है। यानी कि अगर मान लीजिए वर्ष भर का जो है एवरेज टेम्परेचर अगर वहाँ का मान लें कि 30 डिग्री सेल्सियस है, तो प्रत्येक दिन का भी ऑलमोस्ट जो है वो 25-28 के आसपास ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। ऐसा नहीं होता है हमारे देश की तरह कि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर 40 चला जा रहा है और एवरेज निकाल रहे हैं तो 35 हो रहा है, और वही जो है प्रत्येक दिन का जो है निकाल रहे हैं तो कभी 45 आ रहा है, कभी 40+ आ रहा है, कभी 35 आ रहा है, और वर्ष का एनुअल अगर निकाल रहे हैं तो वो जो है 30 या 30 से कम आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहाँ की जलवायु ऑलमोस्ट समान होती है तो टेम्परेचर भी समान होता है, तो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। इसका संबंध कोरियालिस फोर्स से है और इससे आप सभी परिचित होंगे। कोरियालिस फोर्स के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ जाएगा और ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो ये सही है कि पवन वेग की वृद्धि के साथ जो है ये बढ़ जाएगा, जैसे जैसे हवा की गति में वृद्धि होगी इसकी गति में भी जो है वो वृद्धि हो जाती है कोरियालिस फोर्स। और आपको पता है कि ये कोरियालिस फोर्स होता है, इसकी वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें क्लॉकवाइज और जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हवाएं जो है वो मूव करने लगती है। और स्टेटमेंट्स 2 जो है ये ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन पर जो है विद्यमान नहीं होता है। ठीक है, तो कोरियालिस फोर्स जो है वो ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं।
प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश चमकेगा। तो सूर्य का प्रकाश जो है, अगर जून की बात करें 21 जून, तो एक तो कर्क रेखा पर चमकेगा और दूसरा जो उत्तर में जो ध्रुव है, जो आर्कटिक वृत्त है, इस पर चमक सकता है। तो 2 और 4, राइट आंसर आपका 2 और 4 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4, यानी कि ऑप्शन डी। कहते हैं निम्नलिखित क्षेत्र में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो कह रहा है कि कौन सा उस क्षेत्र को जो है सिंबॉलिक है, मतलब कौन सा क्षेत्र का जो है सिंबल कर रहा है, कौन सा क्षेत्र के बारे में ये बात किया जा रहा है। तो वो क्षेत्र है आपका कांगो बेसिन का क्षेत्र। ठीक है, कांगो बेसिन का जो क्षेत्र होता है वो क्या है कि उष्णकटिबंधीय पीठभूमि, यानी कि मर्सी आइलैंड है एक तरीके से। वहाँ पर इतने ज़्यादा कार्बन जो है जमे हुए हैं, जीवाश्म ईंधन से होने वाली लगभग 3 वर्ष में जितने भी कार्बन का उत्सर्जन होगा, अगर इस एरिया को हम लोग तबाह करते तो इतने कार्बन का उत्सर्जन जो है वो खुद ही कर सकता है। तो ऐसे में हमारे पर्यावरण पर, वैश्विक जलवायु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो एलिकल और पॉलीफ्लोरो एलिकल पदार्थ, जिसको PFAS कहते हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। पहला है कि ये पेयजल, खाद और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में उपयोग होता है व्यापक रूप से। दूसरा है पर्यावरण में आसानी से डिग्रेडेबल नहीं होता है। और तीसरा है कि इसके संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। और तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो PFAS होता है ये पेयजल में भी मिलेगा, खाद में भी मिलेगा और खाद्य पैकेजिंग में भी मिलेगा। एक्चुअली पॉलीमर्स टाइप का चीज़ होता है या प्लास्टिक टाइप का चीज़ होता है जो आपको सभी जगह खाद्य पैकेजिंग वाली चीज़ों में मिल जाएगा, खाद्य पदार्थों में मिल जाएगा और पेयजल जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें भी आपको उपलब्ध होगा। ये आसानी से डिग्रेडेबल नहीं है, इसको डिस्पोज ऑफ आसानी से आप नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जंतुओं के शरीर में जैव संचयन एक्युमुलेशन इसका होने लगता है, बायो एक्युमुलेशन भी होने लगता है लगातार संपर्क में आने के बाद। तो तीनों स्टेटमेंट इसके क्या हैं, करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, तो कहता है उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार के परजीवाभ्य जातियां हैं, यानी कि पैरासिटाइड स्पीसीज हैं। तो ये जो 5 दे रखा गया है, केराविड, बीटल्स, सेंटीपिड्स, मक्खियाँ, दीमक और बर्रा। ठीक है, इसमें से केवल 2 ही ऐसे हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि परजीवाभ्य है, यानी कि पैरासाइट्स है। पैरासाइट्स का मतलब होता है वैसा जीव जो दूसरे पर आश्रित होता है अपने भोजन के लिए। तो इसमें केवल 2 ही जीव जो है पैरासाइट्स के कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी क्वेश्चन आसान है। निम्नलिखित पौधों पर विचार करना है कि इसमें मटर कुल, मान ली मटर फैमिली के जो है कितने हैं। तो ये मूंगफली कुल थी जिसको हॉर्स ग्राम कर रहे हैं, और सोयाबीन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये मटर कुल से ही आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी 3, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, और कह रहा है कि उपयुक्त कथन के समय निम्नलिखित में से कौन सा सही हो देखना है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन जीव संरक्षण अधिनियम 72 के अधीन पीरक जंतु की श्रेणी में रखा गया और इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जबकि दूसरा जो है गलत है। अब देखिए, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को देखकर जो है, नाम देखकर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक्चुअली इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो है वो ग्रेट जो है फ्रूट बैट है, यानी कि जो है आप अपने घर मोहल्ले में भी इसे देख सकते हैं, जो पेड़ों पर लटका हुआ जो चमगादड़ होता है, जो कि भोजन के रूप में फ्रूट्स यानी कि फलों को खाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है, जिसे 1972 के वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पीरक जंतु, यानी कि ये एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए पीरक जंतु माना जाता है। इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है।
और जबकि रक्त पीता है वाली बात जो है बिल्कुल ही गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है, तो इस चारों ऑप्शंस में देख लें, जहाँ पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।